गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट सेकेंड पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं यूनिट थर्ड स्विट्जरलैंड का संविधान। आज के लेक्चर का टॉपिक है स्विस संघीय संसद। स्विस संविधान के द्वारा शासन के तीनों अंगों में व्यवस्थापिका यानी संघीय संसद को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की गई है। स्विस संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया है, जहां तक जनता के तथा कैंटनों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता है, राज्यमंडल की सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग संघीय संसद करेगी। दो सदन प्रतिनिधि सभा और सीनेट होंगे तथा इन दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त होंगी। स्विस संघीय संसद एक शक्तिशाली विधानमंडल है और कार्यपालिका तथा संघीय न्यायाधिकरण को इसके अधीन किया गया है। परंतु स्विस संघीय संसद शक्तिशाली होते हुए भी ब्रिटिश संसद की भांति संप्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं है। इसके दो कारण हैं। पहला ये कि संघात्मक व्यवस्था और कठोर संविधान के कारण इसकी शक्ति सीमित हो गई है, और जो दूसरा कारण है वह यह कि स्विस संविधान में लोक निर्णय और आरंभक की जो व्यवस्था की गई है, उसके कारण कानून निर्माण और संवैधानिक संशोधन के संबंध में अंतिम शक्ति जनता को प्राप्त है, विधानमंडल को नहीं। संघीय संसद की एक और अन्य जो विशेष बात है वो ये है कि दोनों सदनों की शक्तियां बिल्कुल समान है। प्रतिनिधि सभा और सीनेट की शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। इस संबंध में संविधान में भी उल्लेख है। वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 173 की उपधारा 2 में कहा गया है, प्रतिनिधि सदन एवं सीनेट दोनों उन सभी कार्यों को संपन्न करेंगी जो कि वर्तमान संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए हैं और जो अन्य किसी अधिकारी को नहीं सौंपे गए हैं। स्विट्जरलैंड में संघीय संसद के दोनों सदनों प्रतिनिधि सभा और सीनेट को विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस दृष्टि से ये अपने आप में एक अलग विशेषता रखती हैं। प्रतिनिधि सभा और सीनेट की शक्तियों में कोई अंतर नहीं है और इसलिए प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग के शब्दों में वह इस दृष्टि से अनोखी है। 1848 में निर्मित संविधान जो पूर्व संविधान था, उसमें संघीय व्यवस्थापिका को संघीय सभा का नाम दिया गया था तथा इसके दो सदन थे, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। अब नवीन संविधान के अंतर्गत संघीय व्यवस्थापिका को संघीय संसद का नाम दिया गया है और इसके दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा निम्न सदन है, सीनेट उच्च सदन। अब देखते हैं प्रतिनिधि सभा की रचना। संविधान के अनुसार प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 200 होगी। प्रत्येक कैंटन का एक निर्वाचकीय जिला होगा। प्रत्येक कैंटन एक निर्वाचकीय जिला होगा तथा प्रत्येक कैंटन के द्वारा अपनी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा में भेजे जाएंगे। इसके साथ ही प्रत्येक कैंटन का कम से कम एक प्रतिनिधि सभा में अवश्य होगा, चाहे जनसंख्या कितनी ही कम क्यों न हो। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होने के कारण जो बड़े कैंटन हैं, बर्न और ज्यूरिच, उनके द्वारा प्रतिनिधि सभा में क्रमशः 32 और 31 यानी कि बर्न के 32 और ज्यूरिच के 31 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, लेकिन उरी जैसे कैंटन का प्रतिनिधि सभा में एक ही प्रतिनिधि है। प्रति 4 वर्ष के पश्चात प्रतिनिधि सभा के नवीन चुनाव होंगे।
चुनाव प्रणाली। स्विट्जरलैंड में अब 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक स्विस नागरिक को मताधिकार प्राप्त है और विशेष बात यह है कि प्रत्येक स्विस नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है प्रतिनिधि सभा, संघीय सरकार या संघीय सर्वोच्च न्यायालय की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में जो प्रतिबंध है वह यह है कि वह एक समय पर प्रतिनिधि सभा, सीनेट, संघीय सरकार या संघीय सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी एक संस्था की सदस्यता ही प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही पादरी और संघीय सरकार के कर्मचारी भी प्रतिनिधि सभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। प्रतिनिधि सभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर होंगे। अब देखते हैं जो संघीय संसद का उच्च सदन है सीनेट, उसकी रचना के बारे में। सीनेट की सदस्य संख्या 46 होगी। स्विस परिसंघ के अर्ध कैंटनों ओबवाल्ड, निडवाल्ड, बसेल सिटी, बसेल लैंड, अपेंजेल आउटर रोड्स और अपेंजेल इनर रोड्स, ये अर्ध कैंटनों के नाम हैं। इनमें से प्रत्येक सीनेट के लिए अपना एक प्रतिनिधि भेजेगा और शेष 20 पूर्ण कैंटनों में से प्रत्येक के द्वारा अपने 2 प्रतिनिधि सीनेट के लिए भेजे जाएंगे। सीनेट सदस्यों के चुनाव का समस्त नियमन कैंटनों द्वारा किया जाएगा। 1848 में निर्मित संविधान जो 1998 तक लागू था में इस बात का प्रावधान था कि राज्य परिषद, संघीय व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन के सदस्यों के चुनाव का समस्त नियमन कैंटनों द्वारा किया जाएगा। परिणामतया व्यवहार में व्यवस्था यह थी कि अधिकांश कैंटनों में राज्य परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से, परंतु 4 कैंटनों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे। इसी प्रकार विभिन्न कैंटनों द्वारा राज्य परिषद के लिए निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष था। वर्तमान संविधान के अंतर्गत भी व्यवहार में स्थिति यही है और इस व्यवस्था के पीछे मान्यता यह है कि द्वितीय सदन के सदस्य संघीय व्यवस्थापिका में स्विस जनता का नहीं वरन कैंटनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः अपने प्रतिनिधियों के चुनाव के संबंध में समस्त शक्ति कैंटनों को ही प्राप्त होनी चाहिए। अब प्रतिनिधि सभा और सीनेट के पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। प्रत्येक सदन अपने सदस्यों में से 1 वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष और द्वितीय उपाध्यक्ष मतलब 2 उपाध्यक्ष का चुनाव करेगा तथा 1 वर्ष की अवधि के उपरांत उन्हें तत्काल ही दूसरे वर्ष के लिए नहीं चुना जा सकेगा। इस संबंध में स्विट्जरलैंड में यह परंपरा चली आ रही है कि 1 वर्ष जिस कैंटन का अध्यक्ष रह चुका है, दूसरे वर्ष उसी कैंटन का सदस्य अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता है और प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष अलग अलग कैंटनों से चुने जाएंगे और एक ही कैंटन के सदस्य अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष नहीं चुने जा सकते। यह भी परंपरा स्थापित हो गई है कि गत वर्ष के उपाध्यक्ष को अगले वर्ष अध्यक्ष बना दिया जाता है। अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है तथा उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। निर्णायक मत यानी किसी मामले पर दोनों पक्षों से समान मत की स्थिति में सभापति का जो मत है वो निर्णायक मत होता है। नेक्स्ट है अधिवेशन और विशेष अधिवेशन।
सदन के अधिवेशन नियमित रूप से होंगे तथा कानून अधिवेशन बुलाने से संबंधित समस्त व्यवस्था निर्धारित करेंगे। संबंधित सदन के ये सदस्य या संघीय सरकार आग्रह कर सकती है कि सदन के विशेष अधिवेशन बुलाए जाएं। सदनों की पृथक पृथक बैठक और संयुक्त बैठक। सामान्यतया प्रतिनिधि सभा और सीनेट की पृथक पृथक बैठकें होंगी। कोई भी विषय दोनों सदनों से पारित होने पर ही उसे संघीय संसद का निर्णय कहा जाएगा। संयुक्त बैठक। संविधान के अनुच्छेद 157 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जिन कार्यों के लिए बुलाई जाएगी वो कार्य इस प्रकार हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष करेंगे और वो जो कार्य जिनके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाएंगी। नंबर 1, संघीय सरकार के सदस्यों तथा अन्य पदाधिकारियों के चुनाव हेतु। नंबर 2, उच्च संघीय सत्ताओं के बीच क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों के निपटारे हेतु। और नंबर 3, क्षमादान के प्रार्थना पत्रों पर निर्णय हेतु। इसके अलावा विशेष अवसरों पर और संघीय शासन की घोषणाएं सुनने हेतु भी संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। दोनों सदनों की पृथक पृथक संयुक्त बैठकें सार्वजनिक रूप से होगी। कानून के आधार पर किसी विषय पर विचार करने हेतु गुप्त बैठक की व्यवस्था भी की जा सकती है। अब है गणपूर्ति और निर्णय प्रक्रिया। गणपूर्ति यानी किसी सभा या कार्य के संचालन के लिए आवश्यक सदस्यों की कम से कम नियत संख्या। तो यहाँ गणपूर्ति क्या रखी गई है कि गणपूर्ति के लिए सदन के बहुमत सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। दोनों सदनों की पृथक पृथक बैठकों में और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी निर्णय मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से होंगे। लेकिन संयुक्त बैठक में कुछ विषयों पर निर्णय के लिए दोनों सदनों का अलग अलग बहुमत आवश्यक होगा। तो ये गणपूर्ति और निर्णय प्रक्रिया। अब है संसदीय आयोग, संसदीय वर्ग और संसदीय सेवाओं की व्यवस्था। संसद अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके, अपने कार्यों का निष्पादन भली भांति कर सके, इसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसमें अनुच्छेद 153 में संसदीय आयोग, अनुच्छेद 154 में संसदीय वर्ग और अनुच्छेद 155 में संसदीय सेवाओं की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक सदन अपने सदस्यों में से एक संसदीय आयोग नियुक्त कर सकेगा तथा उसे विधायी प्रकृति के कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य सौंपे जा सकेंगे। इसी तरह संघीय संसद के सदस्य किन्हीं कार्यों के निष्पादन हेतु अपने सदस्यों में से संसदीय वर्ग बना सकेंगे तथा संसद को कार्य संपादन में सहायता हेतु संसदीय सेवाएं होंगी। एक और जो संघीय संसद की कार्यप्रणाली से संबंधित विशेष बात है वह यह है कि संघीय संसद की कार्यवाही का प्रत्येक प्रलेख जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांस चारों ही भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद।